नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्राचीन साहित्य कला से, सौंदर्य शास्त्र और सिंधु सभ्यता की कला से संबंधित हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस वन लाइनर रहेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन साहित्य कला से। तो इससे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए थे। तो क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम क्या है? तो वो है आपके नाट्य शास्त्र है। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ से हुआ? तो ये दरबारों से हुआ है। अश्वमेध यज्ञ में श्री राम ने किस की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो थी सीता जी की प्रतिमा का निर्माण करवाया था, जो सोने की थी। वेदों की संख्या कितनी? तो वेदों की संख्या 4 है। कलानाम प्रवर्त चित्र धर्मार्थ काम मोक्षधम किससे लिया गया? तो यह चित्रसूत नामक पुस्तक से लिया गया है। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्रकला का प्राचीन नाम शिल्प था। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया? तो अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है। हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती हैं, तो ये उदयगिरी की जो गुफाएं ये दर्शाती है हिंदू धर्म को। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो ये आपके चित्र लक्षण में देखने को मिलता है। चित्र लक्षण में पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। और वेदों की रचना हुई थी, तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। इंडो आर्य संस्कृत भाषा का उच्चारण करते थे, यह बोला करते थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किया है स्टेला कैम्ब्रिज ने। और मेघदूत की रचना की है कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम को भी लिखा है कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास जी हैं। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते, तो वर्णिका नहीं आती है। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? राजा भयजीत हैं। देवी दुर्गा महिषासुरवर्धिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें मार्कंडेय पुराण में देखने को मिलता है। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के लेखक आपके वाहरा मीर है। इन्होंने ही यह ग्रंथ लिखा है, जो है बृहत संहिता। आगे चलते हैं। प्राचीन ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? तो जो प्राचीन ग्रंथों का सही कालक्रम वो है वृत्त संहिता पहले लिखी गई, फिर कादम्बरी को लिखा गया, फिर अभिनव भारती को लिखा गया और फिर पंचदशी को लिखा गया है। नाट्य शास्त्र में उल्लेख किसको किया गया? तो नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया गया है। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन? तो जो रस सिद्धांत के जो प्रसिद्ध व्याख्याकार है वे हैं हमारे अभिनव गुप्त जी हैं। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास नाट्य शास्त्र से हुआ है, ये आपको याद रखना है। संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब किसने लिखी? तो भरत मुनि ने लिखी सबसे पुरानी किताब है नाट्य शास्त्र पर है। और कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने की? तो ये वात्सायन ने इसकी व्याख्या की है। ध्वन्य लोक रचयिता किसके हैं? तो यह है आनंद वर्धन, इसके द्वारा इन्होंने यह रचना की है। इसकी भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? तो भारतीय चित्रकला की जो विशेषता वो है अंतःकरण की प्रेरणा है, यह भारतीय चित्रकला की विशेषता है। और कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में देखने को मिलता है। चित्र लक्षण की रचना की गई है, तो नवजीत के द्वारा यह रचना की गई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, यह गुप्त काल में लिखा गया था, यानी गुप्त एम्पायर में के समय पे यह लिखा गया था। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। शिल्प रथ के रचनाकार कौन? तो शिल्प रथ लिखा है श्री कुमार जी ने लिखा है। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे, तो भरत मुनि थे, नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे। और रसमाला लिखी गई किसके द्वारा? तो ये सोमेश्वर के द्वारा रसमाला को लिखा गया है। सम्रांगण सूत्र के रचनाकार कौन है? तो सम्रांगण सूत्र के रचनाकार भोज हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, तो मार्कंडेय ने यह पुराण की रचना की है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में 9 रसों की चर्चा की गई है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के जो रचयिता यह वात्सायन जी है। और वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी बताई गई? तो 64 बताई गई है कलाओं की संख्या वात्सायन के कामसूत्र में। और कामसूत्र की वह टीका जिसमें षडंग का वर्णन किया गया, जिसके टीकाकार हैं ईश्वर पंडित, और इन्होंने जयमंगला लिखी है।
मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग कला है, ये स्टेटमेंट है एक है। और भारतीय ग्रंथों का सही काल अनुक्रमिक अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा गया, फिर कामसूत्र को लिखा गया, फिर जयमंगला को लिखा गया, फिर कादम्बरी की रचना की गई है। ये भारतीय ग्रंथों का सही क्रम है काल के अनुसार यानी समय के अनुसार। आप सही सुमेलित देख लेते हैं। नग्नजीत जाने जाते चित्रसूत्र के लिए जयदेव की रचना गीत गोविंद है, वात्सायन की रचना कामसूत्र है और वाराहमिहिर की रचना वृहत संहिता है। आगे चलते हैं। वाराह अवतार किसने लिया था, तो विष्णु जी ने लिया था वाराह अवतार है। भागवत पुराण कहानी किससे संबंधित है, ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा जी हैं माने जाते हैं और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। चित्रसूत्र का प्रथम अंग्रेजी में भाषा अनुवाद किसने किया था, तो स्ट्रेला केरविस ने किया है। और वास्तु विद्या और सृजन के देवता विश्वकर्मा को माना जाता है। और भारतीय ग्रंथों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले कामसूत्र को लिखा गया, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई, फिर कादम्बरी की रचना हुई, फिर अभिनव गुप्त की रचना हुई। अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है, तो नाट्य शास्त्र रखता है। ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है, तो सबसे पहले अष्टाध्यायी को लिखा गया, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण को लिखा गया, फिर हर्षचरित का लिखा गया, फिर लास्ट में कल्पसूत्र की रचना हुई थी। ओगिलवी की पुस्तक का नाम जिसने उन्होंने लिखा है मैंने खून चखा, तो उनकी जो बुक है वो है कन्फेशंस ऑफ ए एडवर्टाइजिंग मैन, ये इनकी बुक है ओगिलवी की, जिसमें उन्होंने लिखा है मैंने खून चखा है। आपको बताना ये स्टेटमेंट है, सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से दूर है, तो ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। आप देख लेते हैं। अनुपम सूद जाने जाते प्रिंट मेकिंग के लिए, आनंद वर्धन जाने जाते ध्वनि सिद्धांत के लिए, अभिनव गुप्त जाने जाते हैं रस के लिए और सुबोध गुप्ता जाने जाते हैं स्थापन के लिए। अब यहाँ से आपके सौंदर्य शास्त्र क्वेश्चन शुरू होने वाले जो वन लाइनर है, और ये आपके पिछले जितने भी आर्ट के यानी कला के जो पेपर हो उसमें पूछे गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना कीजिएगा और पूरा देखिएगा। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, तो भरत मुनि ने परिभाषित किया है। रौद्र रस का रंग क्या है, तो ये लाल है। रौद्र रस जो जाना जाता है ये लाल रंग से इसको प्रदर्शित करते हैं रौद्र रस को। सादृश्य का अर्थ क्या होता है, आकृति में समानता है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई, तो ताल एक सिर है। भाव कला को देता है, तो अभिव्यक्ति देता है भाव कला को। षडंग के अंतर्गत सादृश्य आता है और षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है, तो ललित कला में इसका प्रयोग होता है। और शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया गया था, तो अभिनव गुप्त ने शांत रस को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। संचारी भाव की संख्या सभी को पता, तो संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या 33 है। और रस भाव को शास्त्र का रूप दिया है, तो भरत ने दिया है। और संचारी भाव का संबंध किससे, तो संचारी भाव का संबंध हमारे रसों से है। अद्भुत रस का रंग क्या होता है, तो अद्भुत जो रंग रस है इसका रंग पीला होता है। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों को किसने बतलाया था, तो आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले रसों की संख्या 8 बताई थी। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था, तो आचार्य भरत मुनि ने ही। रस होते हैं तो रस 9 प्रकार के होते हैं। चित्र में दिखाई देते हैं, तो चित्र में ही भी 9 रस दिखाई देते हैं। रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया था। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत जी थे, भरत मुनि यानी थे। और सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं, तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव की संख्या 9 मानी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। ये थोड़ा रिपीट हो गया है, यहाँ से है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो जो भारतीय कला है यानी भारतीय चिंतन का जो कला का प्रमुख लक्ष्य है, लोगों को हृदय को छूना यानी हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। जो भी चित्र देखे तो उसके हृदय को आनंद की अनुभूति, यही लक्ष्य है भारतीय चिंतन के अनुसार कला का लक्ष्य। और नाट्य शास्त्र में भरत ने विवेचन किसका किया, तो 49 भाव की भरत ने विवेचन किया नाट्य शास्त्र में है। ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किया तो हीगल ने किया है। विजन एंड डिफरेंस फेजनिज्म और फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट की रचना ग्रिसेल्डा पुलोक ने की है। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे, तो हमारे भरत मुनि थे।
सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है, तो उसको सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य है, लेकिन सौंदर्य वह एक है। यह कथन क्रोचे जी का यह स्टेटमेंट क्रोचे जी का यह स्टेटमेंट है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता है, यह कथन भरत मुनि का है। ये भी आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा है केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है। तो यह जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हेगेल महोदय का स्टेटमेंट है। अभिनवगुप्त द्वारा नौवां रस क्या है, तो अभिनवगुप्त जो नौवां रस आपका शांत रस है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लवण योजना का क्या तात्पर्य है, तो ये कांति से इसका संबंध है। अनुकरण ही कला का मूल है, यह स्टेटमेंट अरस्तु जी का इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट देखते हैं। नव रसों के साथ वे दो रस जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया, तो आपके वात्सल्य और भक्ति रस जिनको बाद में जोड़ा गया था। रसों की संख्या। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक बुक लिखी है हेनरिक जिमर की यह बुक है। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक जो बुक है ये हेनरिक जिमर की है। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह स्टेटमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर की है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी है प्रोफेसर कलिंगवुड ने, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक बुक है कलिंगवुड की है। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो इनके द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो है सिम्पोजियम है। एस्थेटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था बाउमागार्टेन ने किया था इसका सबसे पहला प्रयोग। और अस्तु ने कला को क्या कहा, तो अस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कहा है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भक्ति जो होती है इसका सिद्धांत भट्टनायक ने दिया है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, अरिस्टोटल थे, यानी कि अरस्तु थे। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु थे। और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था लोजाइनस ने, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। इंपॉर्टेंट ये सभी इंपॉर्टेंट जितने भी कला से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक के हैं, कला द्वारा मनुष्य अपनी व्यक्ति से लेकर भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था लोजाइनस ने किया था। और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहज अनुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था क्रोचे महोदय ने। वहीं भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विधन की बात कही थी अभिनवगुप्त ने कही थी। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह स्टेटमेंट अभिनवगुप्त का है। और वह सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं तो शांतायन ये आपके भारतीय चित्रकार यानी भारतीय सौंदर्य शास्त्री नहीं है। और अरस्तु के अनुसार कला क्या है, तो अरस्तु के अनुसार कला अनुकृति है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह स्टेटमेंट रस्किन का है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह स्टेटमेंट आपके रस्किन की है। सौंदर्य क्या है, तो रस निष्पत्ति ही सौंदर्य कहलाती है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह स्टेटमेंट रस्किन का है। और कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है, तो यह किसका स्टेटमेंट है, तो ये आपका कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण कला कहलाती है। और एक ब्रिटिश दार्शनिक और कलाकार इतिहासकार जो दोनों थे वो थे आपके आरजी कोलिंगवुड थे, ये ब्रिटिश दार्शनिक और कलाकार इतिहासकार थे। और सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन कौन करता था, स्टॉल्ट सिद्धांतवादी लोग जो थे ये सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करते थे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस को लिखा विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और लिबिडो थ्योरी दी थी, तो लिबिडो थ्योरी दी थी आपके सिगमंड फ्रायड महोदय ने, ये मनोवैज्ञानिक भी हैं। अब देखते हैं कौन किससे संबंध है, तो क्रोचे अनुकरण सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, अरस्तु सहज ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, टॉलस्टॉय जो आपके हैं संप्रेषण सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, फ्रायड आपके स्वप्नवाद के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, स्वप्न का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं फ्रायड महोदय हैं। क्रोचे जाने जाते हैं थ्योरी ऑफ इंट्यूशन के लिए, अरस्तु जाने जाते हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन के लिए, और टॉलस्टॉय जाने जाते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, और कॉलिंगवुड जाने जाते हैं थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा।
और भारतीय दर्शन शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक आनंदवर्धन ने किया है। ये आपको याद कर लेना है कि भारतीय दर्शन शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो आनंदवर्धन ने ये किया है। यहाँ कट गया है, यहाँ आनंदवर्धन कर लीजिएगा। आनंदवर्धन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, आनंदवर्धन ने। अगले देखते हैं, जॉन रस्किन जाने जाते हैं मॉडर्न पेंटर्स के लिए जाने जाते हैं। लियो टॉल्स्टॉय जाने जाते हैं वार्ड्स इन आर्ट के लिए जाने जाते हैं। आरजी कॉलिंगवुड जाने जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लिए। और रीड जाने जाते हैं आर्ट एंड इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। टॉल्स्टॉय जाने जाते हैं आपके थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। कॉलिंगवुड जाने जाते हैं थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन के लिए। क्रोचे जाने जाते हैं थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। और हेगल जाने जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट के लिए। तो ये आपको जो सिद्धांत और किसने दिया, उसके लेखक कौन, उसके राइटर कौन है, ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं ये सभी सिद्धांत। अगला पॉइंट देते हैं, अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली है, यह कार का है, यह लिखा है तो सुजेन के लैंगर ने यहाँ लिखा है। उन्होंने लिखा क्या है, अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य, तो यह लिखने वाले हैं सुजेन के लैंगर है। दार्शनिकों का सही कालक्रम क्या है, तो सबसे पहले सुकरात महोदय आए थे, फिर अरस्तु महोदय, फिर प्लोटिनस आए थे और फिर लास्ट में शास्त्र आए थे। गणतंत्र में कला की निंदा क्या की गई, तो प्लेटो ने की है, इसकी गणतंत्र में कला की निंदा है। अनुकरण के लिए प्लेटो ने रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या बताया था, मीमेसिस बताया है। जो अनुकरण के लिए प्लेटो ने रिपब्लिक में जो प्रयुक्त मूल शब्द लिया है वो उसको उन्होंने मीमेसिस बताया है। रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो रॉजर फ्राई को रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। आर्ट एंड सोसाइटी नामक बुक किसने लिखी, तो ये हर्बर्ट रीड की है। कादम्बरी नामक बुक बाणभट्ट ने लिखी है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन टू आर्ट यह आनंद क्रिस्टिस की बुक है। और एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट ये निरंजन रे की बुक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा बुक। द्वंद्ववाद का प्रवर्तक कौन था, फ्रेडरिक हिगेल थे। अभिव्यक्ति सिद्धांत है ये क्रोचे महोदय का। संप्रेषणीयता का सिद्धांत दिया था टॉलस्टॉय ने। और अनुकरण का सिद्धांत दिया आपके अरस्तु महोदय ने दिया है। हार्वर्ड रीड ने किसका सिद्धांत दिया, तो मीनिंग ऑफ आर्ट बताया है इन्होंने। सुजान लैगर ने पीलिंग एंड फॉर्म बताया है। और अस्ट ग्रोब्रिच ने आर्ट एंड इल्यूलन बताया है। और लियो टॉल्स्टॉय ने वर्ड्स इन आर्ट ये इन्होंने सिद्धांत दिया है। और प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कांट है, इमैनुअल कांट है। और कला एक महत्वपूर्ण विद्या है, यह कथन क्लाइव वेल का है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक बुक लिखी है आनंद के कुमार स्वामी ने। सुजान लैंगर जाने जाते तो यह सौंदर्य शास्त्री हैं। मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यह जो फेमस स्टेटमेंट है यह सुकरात महोदय की है। फिर देखते हैं अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो अरस्तु ने दिया है। कला संप्रेषण सिद्धांत टॉलस्टॉय ने दिया है। चित्रसूत्र का सिद्धांत नग्नजीत ने दिया। और हर्षचित को लिखा है बाणभट्ट ने, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर देखते हैं अनुकरण का सिद्धांत दिया है आपके अरस्तु ने, ये फिर से रिपीट हुआ, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अंताबोध का सिद्धांत दिया है क्रॉस महोदय ने, वनटोड क्रॉस ने दिया। संप्रेषण सिद्धांत टॉल्स्टॉय ने दिया। अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो महोदय ने दिया है। और आपके आकारवाद का सिद्धांत रॉजर फ्राई ने दिया है। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों का कालक्रम क्या है, तो सबसे पहले आए थे जो पश्चिमी सौंदर्य पर कार्य किया, सबसे पहले अरस्तु ने किया था, फिर सेंट अगस्तीन ने किया, फिर लास्ट में क्रोचे ने किया, फिर सबसे लास्ट में क्लाइव वेल ने किया है। जो पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले ये दार्शनिकों का सही क्रम है। भारतीय रस सिद्धांत में 9वां रस शांत है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था। और यह प्रतिपादित किसने किया था, तो यह अभिनवगुप्त ने इसको प्रतिपादित किया है। कला अंतर प्रज्ञा की व्यक्ति है, यह स्टेटमेंट क्रोचे महोदय का है। वह पश्चिमी दार्शनिक जिसने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दूरी है, तो यह स्टेटमेंट फेमस स्टेटमेंट प्लेटो महोदय की है। अब देखते हैं कौन सा वाद किसने दिया है, तो यथार्थवाद दिया है ओपो। तो
तो यथार्थवाद का सिद्धांत दिया है अपोलिनेयर ने दिया है, प्रतिरूपण का सिद्धांत अरस्तु महोदय ने दिया है, लिबिडो का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है और रूपवाद का जो सिद्धांत है क्लाइव बेल ने दिया है। ये आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जी कला से क्वेश्चंस। तो सिंधु घाटी के जेड हार की खोज कहाँ हुई? तो ये लोथल स्थल से इसकी जेड हार की खोज हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण जो बने हुए किसके बने? तो ये पत्थर के और मोती के बने हुए हैं अधिकांश आभूषण है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है। इसमें किस अवधि की कला देखने को मिलती है? तो यहाँ पर सिंधु घाटी समय के पुरातत्व चीजें देखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी वास्तुकला कैसी बनी? तो ये पकी ही हुई ईंटों से यह सिंधु घाटी की वास्तुकला बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां ढाली गई तो मोम निकालकर बनाने की विधि से सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां ढाली गई हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अंकरण बने हुए तो ज्यामितीय आकारों के ये बने हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? ये आदि ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है। सिंधु घाटी की सभ्यता है। यूनिकॉर्न छवि हमें कहाँ मिलती है देखने को? तो ये सिंधु घाटी की मोहरों पर देखने को ये मिलती है यूनिकॉर्न की छवि। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं संबंधित है। चन्नू दड़ो स्थान से संबंध रखती हैं। यह जो पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं हैं ये चन्नू से देखने को मिली है। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर पाया गया है तो धौलावीरा स्थल से यह आर्किटेक्चर पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जिसके कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता तो स्क्रिप्ट और तामा है। दाइमाबाद स्थित यह आपके गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद स्थित है। साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को क्या दर्शाती? तो यह सुर कोपता को दर्शाता है। कला का वह स्वरूप जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते तो मिट्टी के बर्तन के हैं। सिंधु घाटी की खोज की गई थी तो मोहरों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः क्या दर्शाता है? तो बैल का रूपांकन देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पर बैल का रूपांकन यानी बैल का अंकन देखने को मिलता है। 2500 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच में कौन सी सभ्यता आई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता इस समय पर पनपी थी। किस अवधि जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई तो वो उसका समय था 2500 एडी से 1700 एडी के बीच में। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा आपके गुजरात शहर में स्थित है। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः क्या दर्शाता है? तो बैल का रूपांकन दर्शाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, यहाँ से चलते हैं। सिंधु घाटी कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग प्रायः किया जाता था। टेराकोटा मूर्ति बनाने में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। हाँ, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आहड़ है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रयुक्त स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक उत्खनन यानी कि जो आपकी खुदाई से प्राप्त स्रोत हैं, जो चीज़ें मिली हुई यही सिंधु सभ्यता के जानने के लिए प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ से जो आपके चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मोहरों का उपयोग होता तो व्यापार के लिए इन मुद्राओं का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर बनी है तो सेलखड़ी की यह मोहर बनी हुई है जो वृषभ की है। सिंधुवासी पूजा किसकी करते थे? तो सिंधुवासी थे ये पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता खोज की थी तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी सिंधु सभ्यता की। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या था? तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र आपका सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है तो पुरातात्विकविद जो थे प्रखालदास बंदोपाध्याय इससे संबंध रखते हैं। सैंदव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक स्थलों की संख्या जिनको नगरों की संख्या दी जाती तो उनकी संख्या 6 है। यह आपको याद रखना है। नगरीय सभ्यता का पहला उदाहरण मिला है तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला है जहाँ पे सिविलाइजेशन जो थी ये देखने को मिली है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो संबंधित है तो सिंधु घाटी सभ्यता से इंडस वैली से यह स्थान संबंधित है। प्रथम धातु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई हमारे सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। लोथल तथा जो कालीबंगा दोनों स्थल है ये आपके हड़प्पा कालीन स्थल हैं। और कालीबंगा का अर्थ क्या था? तो ये काली चूड़ी से इसका संबंध है इसीलिए इसको कालीबंगा कहा गया। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ कहाँ की हैं? तो लोथल से जो प्राप्त कलाकृतियाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती हैं। और हड़प्पा बंदरगाह के रूप में क्या प्रसिद्ध था? तो
हड़प्पा बंदरगाह के रूप में लोथल का स्थान प्रसिद्ध था, जो गुजरात शहर में था। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था और यह फेमस था। यहीं से सिंधुवासी के जो लोग थे, हड़प्पा वासी जो लोग थे, लोथल से ही अपना व्यापार किया करते थे। अगला देखते हैं, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां हैं तो सिंधु घाटी काल की हैं। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल स्थित है, यह हमारे गुजरात शहर में स्थित है। लोथल स्थित है तो यह भारत में स्थित है, लोथल है। और हड़प्पा कालीन स्थल लोथल तथा कालीबंगा है। और हड़प्पा से प्राप्त पशु है, हड़प्पा से जो प्राप्त पशु जो नर्तक धड़ इसका मिला है तो ये चूना पत्थर से बना हुआ है। पुरुष का जो नाचता हुआ धड़ है, जो पुरुष का नर्तक धड़ है, ये चूना पत्थर से बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध तो ईंटों के उपयोग के लिए जानी जाती हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा ये हमारे भारत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं तो बौद्ध मंदिर ये हमारे हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ बना हुआ है तो लाल चूने पत्थर से यह धड़ बना हुआ है। हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था तो गिरिनगर यह हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं था। और आलमगीरपुर में दिखाई देती है तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे दिखाई देती है। वह स्थान जहाँ पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है तो वो हड़प्पा है। वह शहर जिसमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला तो वह हड़प्पा है। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा का योगदान हड़प्पा परंपरा में देखने को मिलता है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? यह पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन थी, यहाँ की सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली संबंध हड़प्पा से है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः प्रयोग हुआ था तो लाल रंग का इसमें प्रयोग हुआ है। हड़प्पन सभ्यता कहते तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। शिवा मुहर मिली है तो ये हमारे मोहनजोदड़ो स्थल से मिली हुई है। शिवा मुहर पर नहीं उकेरा गया तो घोड़े को नहीं उकेरा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किसकी बनी तो ये कांस्य की बनी हुई है। और प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बना है तो ये भी कांस्य से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या था? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता था मृतकों का टीला या मृतकों का स्थान। और मोहनजोदड़ो के खंडर पाए गए हैं तो सिंधु नदी के तट पर यह खंडर पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज की गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः संबंधित उच्च वर्ष से थीं। और मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार की जो क्रमशः लंबाई चौड़ाई गहराई का सही आयाम क्या है? 11.88 मीटर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ निर्मित ये टेराकोटा का निर्मित धड़ है। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति स्थित हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किसकी बनी हुई है तो ये टेराकोटा की सील बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें किसकी है बनी हुई है तो उस पर दर्शाया गया पशुओं के घिरे हुए योगी को दिखाया गया है जो शिव हैं, इसको दर्शाया गया है पशुपति मोहर पर जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और बाढ़ से मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ तो 7 से अधिक बार बाढ़ से मोहनजोदड़ो का विनाश हुआ है। और मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष बना किसका? सेल खड़ी पत्थर से यह वक्ष बना हुआ है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई तो यह मोहनजोदड़ो खुदाई से प्राप्त हुई है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति प्रथम धातु निर्मित नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। धातु से बनी नृत्य करती नृत्य की मूर्ति खोज मोहनजोदड़ो से ही हुई है। और मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? कुषाण काल में इस स्तूप का निर्माण हुआ है। सैंदव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मिला है तो मोहनजोदड़ो से ही ये मिला है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी तो नृत्यांगना की है, डांसिंग गर्ल की है। और पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं तो यहाँ मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। तो ये थे तो आपके क्वेश्चन 3 टॉपिक के, जिसमें हमने आज 3 टॉपिक को कवर किया। प्राचीन साहित्य कला, आपकी सौंदर्य शास्त्र और सिंधु सभ्यता से 3 टॉपिक के हमने 1 लाइनर क्वेश्चंस को कवर किया है। ये क्वेश्चंस आपके पिछले जितने भी कला के एग्जाम हैं उनमें पूछे गए थे, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल संडे है तो कल हम 200+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हमने प्रभाववाद, न प्रभाववाद, शास्त्रीयतावाद, उत्तर प्रभाववाद,
आपका यथार्थवाद, अति यथार्थवाद और घनवाद से क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो कल देखना ना भूलें 1 बजे लाइव क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।